बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इनके अंदर हम पढ़ेंगे सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। क्लियर है? अगर सल्फेट्स की बात करें तो हम सल्फेट्स को यूँ कहते हैं कि इनके अंदर सल्फेट आयन होगा, साथ में कोई भी मेटल अटैच होगी, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, इस तरह से आ जाएगा। और अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो इनके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑनवर्ड, इनके बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी सॉल्युबिलिटीज़। इनकी सॉल्युबिलिटीज़ को पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक जो है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है? हम कहते हैं ये वो वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज़ रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस आर सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आए, उन्होंने गैसियस आयंस को चारों तरफ से सराउंड कर लिया, उस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसकी नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि ये वाला जो रिएक्शन है इस दौरान अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसके हम दोबारा से देख लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी वो वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कब रिलीज़ होगी? जब गैसियस आयंस वाटर में आएंगी और वाटर के मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। लेट्स सपोज एक सोडियम आयन आता है, सोडियम आयन को चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर लेंगे। ये देखें, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन होगा वो इसको यहाँ से भी अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ से भी। तो हम कहते हैं इसी तरह से जब कोई भी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जो वाटर में आता है तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। इस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। और ये वाली वैल्यू जो है ये हमेशा नेगेटिव में होती है। जी आगे मूव करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, मीन वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस के दरमियान जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वाटर और आयंस के दरमियान, उतनी ही एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। हम कहेंगे उतनी ही नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो इनकी नेगेटिव वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज अगर अट्रैक्शन कम है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो उनकी हम वैल्यू लिख देते हैं -100। और अगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो -400, और स्ट्रॉन्ग होंगी तो -600। तो जैसे जैसे इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उनकी वैल्यूज़ भी क्या होती जाएंगी? उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव में होती जाएंगी। जी आगे देखिएगा। अब हमारे पास दो तरह के आयंस होते हैं। एक वो वाले आयंस हैं जो स्मॉल साइज्ड एनायंस हैं। ऐसे आयन जिनका साइज़ क्या है? स्मॉल। अगर साइज़ स्मॉल है तो इनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इसको हम यूँ लिखते हैं कि जितना भी चार्ज होगा उसको ऊपर लिखेंगे और साइज़ से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर हम देखें तो चार्ज ऊपर लिखेंगे, साइज़ से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला जो आंसर आएगा इसको हम कहेंगे साइज़ चार्ज टू साइज़ रेशो। इसी को हम नाम देते हैं चार्ज डेंसिटी। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनका चार्ज तो सबका +2 है, और साइज़ टॉप टू बॉटम मूव करें तो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे साइज़ बढ़ेगा, इनकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। तो अगर स्मॉल साइज़ के आयंस हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, और इससे क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। इट्स मीन मोर नेगेटिव वैल्यू, मोर हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे अगर डाउन द ग्रुप मूव करें
तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि आयन जो है उनका साइज़ बढ़ता जाएगा, आयन्स का साइज़ बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो ये आपने देख लेना है। इसको मैं एक हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी वो वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कब रिलीज़ होती है, जब एक गैशियस आयन को वाटर के मॉलिक्यूल्स आके चारों तरफ से उसको सराउंड करके अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रिलीज़ होगी, इसलिए हम कहते हैं इसकी नेगेटिव वैल्यू है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस के दरमियान तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और इसकी वैल्यू हमने देखा कि स्मॉल साइज़ के एटम होंगे तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। लार्ज साइज़ के एटम्स होंगे तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। दूसरी जो एंथैल्पी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है लेटस एनर्जी। लेटस एनर्जी क्या है? हम कहते हैं ये वो वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ये वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है, अब्जॉर्ब होती है, तो इसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो पहले वाले में हमने कहा था वो वाला जो था हाइड्रेशन एनर्जी वो जो थी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, लेकिन ये वाला क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस दौरान अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अब्जॉर्ब होगी। तो जब हम एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ के उसके गैशियस आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो उस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या नाम देंगे? लेटस एनर्जी का नाम देंगे। दोबारा से, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ NaCl है, इसका 1 मोल है। कितने मोल है इसके? 1 मोल। तो इसके 1 मोल को तोड़ के आपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाने हैं, तो इस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? लेटस एनर्जी का। और ये सोडियम को जब हम तोड़ते हैं, सोडियम क्लोराइड को, इससे सोडियम आयन बनता है, साथ में क्लोराइड आयन बनता है। इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो होती है प्लस 788 किलो जूल पर मोल। जी, अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, ज़्यादा लेटस एनर्जी। अगर ज़्यादा आयंस या मॉलिक्यूल जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर जो लेटस एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी। तो हम कहते हैं ये डिपेंड करती है, ये भी चार्ज टू साइज़ रेशो पे। इसके अंदर हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। कितने केसेस को डिस्कस करेंगे? 2। केस नंबर 1, अगर साइज़ ऑफ कैटायंस एंड एनाइन कंपेरेबल है, मतलब दोनों का जो साइज़ है वो क्या है? ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर उनका साइज़ इक्वल होगा तो अट्रैक्शंस भी क्या होंगी? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो इस दौरान क्या होगा? लेटस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो दोबारा से देखें, पहला केस क्या है? अगर कैटायन और एनाइन का साइज़ कंपेरेबल हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से लेटस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और केस 2 में हम देखेंगे अगर क्या हुआ, एक स्मॉलर आयन है, दूसरा वाला लार्जर है, मतलब कैटायन छोटा है, एनाइन बड़ा है, तो इस दौरान क्या होगा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस मीन लोअर एनर्जी, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू भी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो दोबारा से देखिएगा, अगर आपके पास एक मोल आयनिक कंपाउंड है, उसको तोड़ के गैशियस आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो उस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेस्ट एनर्जी का नाम देंगे। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी यूज़ होती है, जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी। तो ये डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़, चार्ज एंड साइज़ ऑफ आयंस। अगर कैटायंस और एनाइन का साइज़ कंपेरेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होंगी, लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी। अगर एक आयन बड़ा है, दूसरा आयन छोटा है, वीक अट्रैक्शंस होंगी तो लोअर लेटेस्ट एनर्जी। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। जब हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में तो ये सारा इवेंट हो रहा होता है। ये देखें, हमने क्या किया? सबसे पहले लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को पहले जब वाटर में ऐड करेंगे तो ये सोडियम और क्लोराइड आयंस ये सेपरेट होंगे। हम कहेंगे अगर ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा। इस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो है लेटेस्ट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? लेटेस्ट एनर्जी। उसी दौरान जब ये वाले सोडियम आयन वाटर में आएंगे, क्लोराइड आयन वाटर में आएंगे, तो इनको चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम देंगे? हाइड्रेशन एनर्जी।
तो हम कहते हैं भाई एक जब हम सॉल्यूशन को किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, तो उस दौरान हमारे पास दो तरह की एनर्जीज़ होती हैं। पहली वो जो सोडियम क्लोराइड को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तोड़ेगी, वो लेटेस्ट एनर्जी। दूसरी वो कि जब सोडियम आयन वाटर में जाएगा या क्लोराइड आयन वाटर में जाएगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव आयन, तो उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव सोडियम को ऑक्सीजन नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा वाटर का, और नेगेटिव वाले को पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन वाटर के अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस दौरान दो तरह की एनर्जी आ गई, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, ऊपर वाली को हम क्या नाम देंगे, लेटेस्ट एनर्जी। तो ओवरऑल जो एनर्जी निकलती है वो हम कहते हैं कि उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ओवरऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, मोर नेगेटिव लेस पॉजिटिव, तो हायर सॉल्युबिलिटी। अगर हम कहेंगे किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, इसका मतलब उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है यानी हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेटेस्ट एनर्जी। तो ये पॉइंट आपने याद करना है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होगी लेटेस्ट एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लेटेस्ट एनर्जी से, तो उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की। अगर ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज़ करेगी। टॉप टू बॉटम क्या करेगी, इंक्रीज़। हम कहते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मतलब ये वाटर के अंदर थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है। और अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जो कि बॉटम पे आता है ग्रुप 2 के, तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ इन लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। और लेकिन अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ करती है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम कहते हैं जब हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज़ ज़्यादा आएगा, लेटेस्ट एनर्जी में जो है वो डिक्रीज़ ज़्यादा आ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी में कम आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ग्रेटर है किससे, लेटेस्ट एनर्जी से। तो इसके अंदर भी डिक्रीज़ आ रहा है, इसके अंदर भी, लेकिन ये वाली ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज़ करती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम कहेंगे जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। दूसरे वर्ड में हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लेटेस्ट एनर्जी से, तो इस वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब हम देखेंगे टॉप वाले जो आयंस होते हैं वो स्मॉलर आयंस होते हैं, ठीक है। मेटल आयंस छोटे हैं तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी उनकी कम होगी, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। इस तरह लार्ज ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ आते हैं लार्ज एलिमेंट्स की तरफ, तो इस तरह क्या होगा, इनके अंदर डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड हैं इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी दोनों डिक्रीज़ करती हैं, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। हम रिजल्ट निकाले तो हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे, लेटेस्ट एनर्जी से। तो ओवरऑल हमने ऊपर पढ़ा था अगर नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, हाइड्रेशन की एनर्जी नेगेटिव में आती जाएगी, तो ओवरऑल सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो भी नेगेटिव होती जाएगी, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखेंगे हम। नेक्स्ट वाला जो फैक्टर है, पहले हम इसकी वैल्यूज़ देखते हैं। अगर हम ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं उनकी सॉल्युबिलिटी मोल्स पर मोल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट 298 केल्विन। तो ऊपर से आए तो नीचे की तरफ इनके हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ करती जाएगी। तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्या होगी, ज़्यादा। उससे कम किसकी होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, सॉरी ज़्यादा होगी। सबसे कम मैग्नीशियम की है, उससे कम किसकी है, स्ट्रोंशियम की, और सबसे जो ज़्यादा वैल्यू है वो किसकी है, बेरियम की। टॉप टू बॉटम आएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। क्लियर है। तो ये जितनी नेगेटिव में वैल्यू छोटी होती जाएगी, इसका मतलब हमारी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है।
नेक्स्ट देखेंगे सॉल्बिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स। ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स हैं इनकी सॉल्बिलिटी की अगर हम बात करें तो ये टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। डिक्रीज़ क्यों करेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर हम सॉल्बिलिटी की बात करें तो हमने फिर से 2 चीज़ें देखी कि सॉल्बिलिटी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी की अमाउंट पर। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो डिक्रीज़ इन हाइड्रेशन एनर्जी इज़ मोर सिग्निफिकेंट। इसमें लेटेस्ट एनर्जी जो है वो भी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है, लेकिन ज़्यादा डिक्रीज़ किस में आ जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी में। मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी की ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है। जैसे हम कहते हैं आपके पास 2 वैल्यू हों, एक पॉजिटिव में हो +10 और एक नेगेटिव में हो -7, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो हमने कहा था जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आपकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। सॉल्बिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो ये इसमें मेन फैक्टर है कि सल्फेट्स का आयन जो है वो बड़ा होता है और टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयन्स, मेटल आयन्स का साइज़ भी बढ़ेगा। तो जब हमने कहा था दोनों का साइज़ कंपेरेबल होगा तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने 2 केसेस डिस्कस की थी ना, अगर एक आयन बड़ा है एक छोटा है तो लेटेस्ट एनर्जी कम, अगर दोनों की अमाउंट ऑफ एनर्जी, दोनों का साइज़ जो है वो कंपेरेबल है तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो सॉल्बिलिटी कम होगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज़ एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा होता है लेटेस्ट एनर्जी के, और इससे क्या होगा, जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये पानी में सॉल्युबल है, ये टॉप पर आता है, लेकिन बेरियम सल्फेट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। ये आगे इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो मैग्नीशियम की वैल्यू है, ये भी मोल्स पर 100 ग्राम के अंदर है, ये जो पीछे हमने यूनिट पढ़ा था, मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इनके सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे क्या आगे बढ़ती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ये देखिए इधर -1 है, इधर -3 है, इधर -7 है। तो बेरियम सल्फेट कम सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम सल्फेट। तो इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करती हैं, इनके अंदर डिक्रीज़ देखने में आता है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करेंगी, डिक्रीज़ करेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स और सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स को पढ़ा। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, जबकि सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी। ये फैक्टर्स अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।